नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। देश में कई बार ये बात उठती है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली पर होनी चाहिए। पुरानी व्यवस्था थी। मुझको ऐसे ध्यान नहीं पड़ता है कि गुरुकुल में लड़कियों के रहने का कोई इंतजाम रहता था। लड़कियों के पढ़ने का भी हक नहीं था उस वक्त में जब गुरुकुल का चलन था। शायद लड़के ही रहते थे उसमें। मैंने तो कहीं लड़कियों का गुरुकुल ऐसा पढ़ा नहीं। अब अगर बात होती है तो अभी तो लड़कियां भी है पढ़ने में, और लड़कों के मुकाबले उनका दाखिला ज़्यादा है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी जगह। तो किस तरह के गुरुकुल बन सकते हैं जहां गुरु भी रहें, शिष्याएं भी रहें, शिष्य भी रहें? कैसे हो सकता है वो? उसका एक छोटा सा नमूना मुझको आज के रेसिडेंशियल स्कूल से जो है, आवासीय विद्यालय, जो खासकर गांव देहात, आदिवासी इलाके, जंगल के इलाके में ज़्यादा बनते हैं, चूँकि वहाँ पे स्कूल इतने दूर दूर हैं, गांव इतने दूर दूर हैं कि स्कूल तक आकर रोज़ आना जाना मुमकिन नहीं हो पाता। तो वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा ही एक आवासीय विद्यालय है सरगुजा के बलरामपुर, रामानुजगंज जिले का। इस आवासीय विद्यालय में 7वीं से 10वीं की छात्राओं ने शिकायत की कि उनके म्यूज़िक टीचर जो हैं वो उनको गलत तरीके से टच करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने तुरंत कार्रवाई की, पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने इस शिक्षक को, अभिषेक मिश्रा, 34 साल उम्र है, संगीत शिक्षक है अभिषेक मिश्रा, गिरफ्तार किया है। 28 लड़कियों ने शिकायत की थी प्रिंसिपल को, लिखित शिकायत कि ये टीचर ऐसा करते हैं। 5 लड़कियां जाकर मिली थी, उन्होंने शिकायत की थी। किसी कार्यक्रम में बस से आ जा रहे थे, उस बीच में गलत तरीके से छुआ। और जो खबर मेरे सामने है वो खबर बतलाती है कि एक शिक्षक और 2 शिक्षिका जो उसमें बस में और थे, उन्होंने भी हामी भरी है कि हाँ, इस शिक्षक ने ऐसा किया था। मैं इस मुद्दे पर बोल बोलकर थोड़ा थक गया हूँ। समझ नहीं पड़ता है कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं। जिन शिक्षकों के हवाले ये छोटी छोटी छात्राएं नाबालिग हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो एक बार कह भी सकते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, हालांकि अपनी मातहत छात्रा का शोषण करना ये वहाँ भी जुर्म है। लेकिन स्कूल की छात्राओं का, खासकर जो आदिवासी इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, सरगुजा के इलाके, बस्तर के इलाके, कई जगह छात्राएं गर्भवती हो जा रही हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये बलरामपुर जिले के भीतर कुसमी नाम के और छोटे केंद्र की ये आवासीय विद्यालय है। 63% से ज़्यादा आबादी आदिवासी है इस जिले की, और 4-4.5% आबादी अनुसूचित जाति की है। कुल मिलाकर यह है कि 70% आबादी ST/SC की है। तो जाहिर है कि स्कूल में भी अनुपात कमोबेश वैसा ही रहा होगा। इस स्कूल में अगर एक शिक्षक वहाँ पर, यहाँ कर्मचारी भी बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे, जनजाति के ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो जिला स्तर के जो तैनाती होती है वो सब वहाँ पे उस जिले के लोगों की होगी। इनके बीच में अगर एक सवर्ण शिक्षक ये हौसला कर रहा है और 7वीं से 10वीं तक की लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहा है, उनको गलत तरीके से छू रहा है। 28 लड़कियों ने शिकायत की है, तो मैं उनकी शिकायत को बेबुनियाद भी नहीं मानता। मैं ये भी नहीं मानता कि ये शिक्षक किसी अल्पसंख्यक समुदाय का है, इसको बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया, ये भी मैं नहीं मानता। वैसे भी जब नाबालिग बच्चियां बड़ी संख्या में किसी के खिलाफ शिकायत कर रही हैं तो उसमें जात धर्म देखने की ज़्यादा
ज़रूरत भी नहीं है, कानून भी इजाज़त नहीं देता, चाहे कोई जात के लोग हों। इन बच्चियों में तो अगर आदिवासी होंगी लड़कियां तो एक धारा और जुड़ जाएगी, ST SC एक्ट जुड़ जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आज इस बारे में आपके सामने? पहले कितना दर्जनों बार बोल चुका हूँ। हेडमास्टर, टीचर लगातार बच्चों का शोषण करते हैं, लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। राजधानी रायपुर का एक सबसे बड़ा स्कूल सरकार का, वहाँ की लड़कियों को उनका एक शिक्षक व्हाट्सएप पे अश्लील मैसेज भेजता था। माँ बाप को जाके थाने में प्रदर्शन करना पड़ा था, अभी साल भर के भीतर की बात है, तब जाके वो टीचर गिरफ्तार हुआ था। मैं एक बात सोचता हूँ कि अभी जब राज्य सरकार ने युक्ति युक्तकरण किया और जहाँ शिक्षक ज़्यादा थे वहाँ से जहाँ शिक्षक बिल्कुल नहीं थे उन स्कूलों में भेजा शिक्षकों को, जिससे बहुत सारी वैकेंसी भी कम हो गई और कई स्कूलों को कई विषयों के शिक्षक पहली बार मिले, वरना एक एक शिक्षक 5 क्लास पढ़ा रहे थे। तो शिक्षकों के संगठनों का बड़ा आंदोलन चल रहा था, सड़कों पर चल रहा था, पूरे प्रदेश में चल रहा था। काम ठप्प हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मंत्रालय का घेराव होगा, बड़ा आंदोलन चला था। मैंने सरकार के लोगों से पूछा भी था कि आप लोग ये करने जा रहे हो, आपका दिल तो कड़ा है ना, ऐसा ना हो कि आंदोलन के बाद आप लोग फिर वापस हट जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार ये कार्रवाई नहीं रुकेगी, जो आंदोलन होना है हो जाए, सबसे निपट लेंगे। तो भी लग रहा था आंदोलन इतना मजबूत था। शिक्षक संगठनों के, शिक्षा विभाग के, मेरा ख्याल है लाखों कर्मचारी हैं यहाँ पे, लाखों शिक्षक हैं। आप भी रोज अखबार देखते होंगे, कोई टीवी चैनल भी देखते होंगे, व्हाट्सएप पे भी खबरें देखते होंगे। किसी एक संगठन का आपको ऐसा बयान याद पड़ता है जो किसी संगठन ने दिया हो अपने साथियों के लिए कि सरगुजा के एक स्कूल में ऐसी शिकायत सामने आई है एक शिक्षक के खिलाफ, तो हमारे सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने छात्र छात्राओं को अपने बच्चों की तरह मानकर चलें, उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, किसी भी तरह से उनके शोषण पे उतारू न हो। ये हमारे पेशे की इज्जत के लिए भी ज़रूरी है, हमारे संगठन की इज्जत के लिए भी ज़रूरी है और आपकी कानूनी हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। क्या ऐसा किया किसी भी शिक्षक संघ ने? बहुत सारे संगठन हैं, लाखों सदस्य हैं उनके। मुझको लगता है कि ऐसा कोई संगठन एक सार्वजनिक अपील करता कि ऐसी जगह जगह से शिकायतें आ रही है, शिक्षक गिरफ्तार हो रहे हैं, शिक्षक शराब पिए हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, शिक्षक दारू पीकर बच्चों को साथ में नचा रहे हैं ज़बरदस्ती, शिक्षक प्रिंसिपल के सामने बैठकर दारू पी रहे हैं और शिक्षक कांवर यात्रा का हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर भगवान की फोटो वाला नशे में टुन्न स्कूल में जाकर वैसे ही टेबल पर पैर रखकर पढ़ा रहे हैं। इससे धर्म की भी शान खराब हो रही है, शिक्षक पेशे की शान खराब हो रही है। कभी आपने देखा है क्या? देखा हो तो मुझको ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। मैंने नहीं देखा है, मैंने मेरे कैमरा पर्सन और एडिटर से भी पूछा कि उन्होंने कहीं देखा है क्या ऐसा बयान, तो वो रोज़ अखबार देखते हैं हमारे इस रिकॉर्डिंग के लिए सब्जेक्ट छांटते हुए, उन्होंने भी नहीं देखा है। मैं भी बहुत सारी खबरें रोज़ देखता हूँ, स्कूलों के बारे में कुछ ज़्यादा लिखता हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा है किसी शिक्षक संघ का कि बच्चों के शोषण से दूर रहें, शराब पी के स्कूल न पहुँचें। अभी तो एक और आया है मामला सामने जिसमें एक टीचर ने किसी अनपढ़ को ठेके पे दे दिया था स्कूल में पढ़ाना और जाता ही नहीं था, खुद कोई दूसरा काम करता था। कई टीचर नेटवर्क मार्केटिंग में लगे रहते हैं, आप जानते होंगे, ब्रांड है, मैं उनको प्रमोट करना नहीं चाहता, लेकिन सामान बेचो, फिर वो लोग और बेचें, फिर वो लोग और बेचें, तो ऊपर सबको कमीशन मिलते रहेगा। कई टीचर इसमें लगे रहते हैं, टीचर नहीं बड़े बड़े अफसर भी इसमें लगे रहते हैं।
क्या वजह है कि एक टीचर के ऊपर कार्रवाई हो जाए तो पूरा संघ खड़े हो जाएगा, लेकिन एक टीचर अगर धरती का सबसे बुरा जुर्म कर रहा है, नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण कर रहा है एक टीचर, कोई शिक्षक संघ आवाज नहीं उठाता। मान लीजिए पत्रकारों में कोई बलात्कार में पकड़ा जाए, ब्लैकमेलिंग में पकड़ा जाए, कुछ हो, तो क्या उनको केवल बचाने के लिए पत्रकार संघ सामने रहेगा कि कभी ये भी कहेगा मैं केवल शिक्षकों के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो अपने पेशे की बात भी कर रहा हूं? क्या पत्रकार संघ की ये जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि ब्लैकमेलिंग की खबरों को देखते हुए अगर पुलिस तक रिपोर्ट पहुंचती है तो वो एक एडवाइजरी जारी करे, एक सलाह मशविरा दे अपने सदस्यों को कि कुछ सदस्य ऐसा करते हुए पकड़ाए हैं, आप लोग सावधान रहें। क्या कर्मचारियों का कोई भी ऐसा संघ है जिसने पटवारी को रिश्वत लेते, बाबू को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर एक सलाह मशविरा जारी किया हो अपने सदस्यों को कि हमारे सदस्यों को रिश्वतखोरी से दूर रहना चाहिए? ये शिक्षक की बात तो मैंने चर्चा शुरू करने के लिए की है, लेकिन मेरी बात मुद्दे की आज ये है कि कोई भी संगठन अपने सबसे बुरे सदस्यों को बचाने में लग जाते हैं। शायद यही वजह है कि मैं आज किसी भी संगठन का सदस्य नहीं हूँ, न धर्म का न जाति का, इन दो चीज़ों को मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ। न पत्रकारिता का, न किसी लेखक संघ का, किसी का सदस्य नहीं हूँ, न प्रेस क्लब का सदस्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये अपने बुरे सदस्यों को रोकने के बजाय उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ उठ के खड़े हो जाते हैं। किसी अच्छे पत्रकार के खिलाफ हिंसा होती है, कोई पुलिसिया कार्रवाई होती है, तो मैं उसके प्रदर्शन में चले जाता हूँ बिना किसी संगठन का सदस्य हुए, लेकिन संगठन का सदस्य नहीं बनता मैं। मेरा ये मानना है कि संगठन अपने सबसे बुरे लोगों को बचाने का काम करते हैं, अच्छे भी काम करते होंगे। मैं आज जिस संदर्भ में बात कर रहा हूँ इसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो मेरी चुनौती है प्रदेश के शिक्षक संघों को, खुली चुनौती है कि अगर आपने अपने सदस्यों को इस तरह के आरोपों को लेकर, इस तरह के जुर्म को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर और सजा को लेकर, मैं कहता हूं चेतावनी भी न दी हो, केवल सावधान ही किया हो, तो भी हमारे जानकारी में उस बात को लाइए। हम उसको पोस्ट करेंगे और होगा तो आगे कभी किसी वीडियो में या किसी एडिटोरियल में मैं उस बात को आपके सामने रखूंगा। कभी आपको दिखता है कोई भी संगठन अपने बुरे लोगों को उजागर करने में दिलचस्पी ले, उनका भांडाफोड़ करने में दिलचस्पी ले? शायद एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जब ऐसी कोई खबर मुझको अपने इस छोटे से प्रदेश में, ये देश के बड़े प्रदेशों के मुकाबले शायद कितना 6वां हिस्सा है, ये 3-3.25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, छोटा प्रदेश है ये। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इस तरह की कोई न कोई खबर न मिलती हो। और इसका इसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये हर सरकार में ऐसे ही ढर्रा चलते आया है। लेकिन शिक्षक संघ कुछ करते क्यों नहीं है? कर्मचारी संघ अपने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं है? विश्वविद्यालय में या मेडिकल कॉलेज में किसी प्राध्यापक पर शोषण का आरोप लगता है, क्या प्राध्यापक संघ ने, चिकित्सक संघ ने कोई इमरजेंसी मीटिंग की, कोई सुधार की कार्रवाई की, अफसोस जाहिर किया, चेतावनी जारी की, सलाह दी अपने सदस्यों को? क्या संगठन जो है उसकी ताकत केवल अपने बुरे लोगों को बचाने में ही इस्तेमाल होती रहेगी? सोच के देखिएगा।
दोबारा आपके सामने किसी संगठन के लोग आए तो उनसे पूछिएगा भी, तुम्हारे संगठन के सदस्य रिश्वत लेते पकड़ाते हैं, मातहत कर्मचारी को छेड़ते पकड़ाते हैं, तो क्या करते हो आप लोग? आपके संगठन ने कोई कार्रवाई की है क्या? थोड़ा दिखाएंगे क्या? कोई सर्कुलर जारी किया हो? बस मैं आज इतनी ही बात करने आया हूँ। संगठन में शक्ति है ऐसा कहा जाता है। ये वही शक्ति है संगठन में जो अंडरवर्ल्ड में रहती है अपने मुजरिमों को बचाने के लिए। जब आप ऐसी बातें सामने आने के बाद भी अपने सदस्यों के खिलाफ कुछ नहीं करते, दूसरे सदस्यों को चेतावनी नहीं देते, तो आप इनके साथ हैं। आपको अगर मेरी बात ठीक लगे, न्याय संगत लगे, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पर आपका क्या कहना है, अपने दोस्तों को भी भेजिए। बड़ी संभावना है कि कोई न कोई शिक्षक या सरकारी कर्मचारी उनके पहचान के होंगे या पत्रकार उनके पहचान के होंगे जिनसे आप ये सवाल कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि ऐसी नौबत आने पे आपके संगठन कुछ करते हैं क्या। गला खराब है लेकिन फिर भी एक बात कहना जरूरी है। आप दोपहिए पर अगर चलते हैं, चलाएं या पीछे बैठे, हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की नौबत में हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। हेलमेट आपकी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन हेलमेट आपको विकलांग होने से बचा सकता है। आपका हाथ, पैर, जुबान एक हिस्सा काम न करे, ऐसी नौबत आ सकती है सिर पे चोट लगने से। और अगर आप हेलमेट लगा कर रखते हैं तो आप ऐसी चोट से बच सकते हैं। गारंटी मेरे तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन मामूली सी समझदारी ये है कि हेलमेट लगा कर ही दोपहिए पर चढ़िए। फिर मिलेंगे।